तो जैसा कहा था आप लोगों से, चले जाए कि निगाह मारते हैं हम लोग कि अभी हम लोगों ने तुगलक वंश देखा। तुगलक वंश, आप देखिए तुगलक वंश बिल्कुल लास्ट में दो स्वतंत्र राजवंशों में विघटित होता है। कौन कौन से? नसीरुद्दीन नुसरत शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह। और यहां से तुगलक वंश का खात्मा होता है। तैमूरलंग ने आक्रमण किया। तैमूरलंग को मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली के वास्तुकार बहुत पसंद आए, उन्होंने दिल्ली की जो बिल्डिंगें थी बड़ी पसंद आई। उन्होंने क्या किया, कई सारे वहां के जो ठेकेदार थे, मकान बनाने वाले थे, मिस्त्रियों थे, उन सबको अपने साथ वो लेके चला गया। अब यहां से शुरू होता है सैयद वंश। अब इसके विषय में बात करते हैं। सैयद वंश देखते हैं भाई। सैयद वंश, सैयद वंश सैयद वंश सैयद वंश जरा एक चीज देखते हैं हम लोग। देखिए सैयद वंश ने शासन किया है, आप देखें सन 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश ने शासन किया है। और इसमें से आप देखें कि सैयद वंश ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। 37 वर्षों तक शासन किया है सैयद वंश ने। ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का जो प्रथम शासक है या संस्थापक है वो है खिज्र खान। खिज्र खां, खिज्र खां इसका पहला शासक है। या ये कह लीजिए जो 4 शासक हैं इसमें से खिज्र खां ही ऐसा है जिसके विषय में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती है। हालांकि इनका बेटा जो था वो भी एक अच्छा शासक था। तो समझिएगा खिज्र खां जो है अपने आप को रैयत आला कहता था। रैयत आला, रैयत आला का मतलब होता है पैगंबर का सहायक कह लीजिए या पैगंबर का प्रतिनिधि कह लीजिए। वह अपने आप को पैगंबर का प्रतिनिधि कहता है। यहां पे समझिएगा जो खिज्र खां है, खिज्र खां उसने स्वयं कभी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला, यानी उसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। अब कभी कभी आ जाता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं करी, तो वो है भैया कौन? खिज्र खां। खिज्र खां ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं करी, कभी भी नहीं। अब समझिएगा जो मुल्तान के गवर्नर थे, मुल्तान के गवर्नर मुल्तान के जो गवर्नर थे उस समय तत्कालीन, वो थे मलिक सुलेमान। मलिक सुलेमान, मलिक सुलेमान। मुल्तान भैया पहले, आजकल तो मुल्तान भाई पाकिस्तान में है, लेकिन पार्टीशन के पहले उस समय तो अखंड भारत था, तो उस समय मुल्तान भी भारत का ही हिस्सा था। और ये वहां के जो गवर्नर थे मलिक सुल्तान, इन्हीं का पुत्र था, मलिक सुल्तान का पुत्र था। तैमूरलंग ने जब भारत पे आक्रमण किया तो इसने तैमूर की युद्ध में सहायता की, जिससे खुश होकर तैमूर ने इसे, अब सीधी सी बात, हम किसी की हेल्प करेंगे भाई तो हमें कुछ तो मिलेगा, तो उसने क्या किया? लाहौर हो गया, लाहौर हो गया। मुल्तान तो था ही था भाई, है ना। इन सब की उसे जागीरें प्रदान कर दी कि भाई आप लोग इसको अपने हिसाब से चलाइए, देखिए। इसने क्या किया? इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, बल्कि सिक्कों
सिक्कों पर तैमूर और उसके बेटे एवं उसके बेटे शाहरुख मिर्जा तैमूर लंग के बेटे का नाम शाहरुख मिर्जा का नाम लिखवाया। अब आप समझिए, इसने अपने नाम के सिक्के तक नहीं लिखवाए हैं, है ना। इसने क्या किया, तैमूर लंग का नाम उस पर लिखवाया और उसके बेटे शाहरुख मिर्जा का। ये बताने के लिए कि हम तैमूर के शासन के अनुसार ही काम कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र शासक कभी इसने माना नहीं। और इसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद, इनका बेटा गद्दी पर बैठता है। बेटे का नाम था भैया मुबारक शाह। ये गद्दी पे बैठता है, मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह के लिए भी कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। ये एक, जिसे कहते हैं, योग्य सुल्तान था। और यहां पे समझिएगा, इसने अपने पिता से उलट काम किया। यानी सबसे पहला काम किया इसने क्या, अपने नाम के सिक्के चलवाए। यानी अपने पिता से उलट काम किया। इसने अपने नाम के सबसे पहले सिक्के चलवाए। इसने कहा भाई हम अपने नाम के सबसे पहले सिक्के चलवाएंगे, और इसने अपने ही नाम से मुबारकबाद नामक शहर की स्थापना की। मुबारकबाद नाम के शहर की स्थापना की। जो मुबारक शाह है, मुबारक शाह ये जो मुबारक शाह है, इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। मुबारक शाह की अपनी कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी जाती है, और इनकी हत्या कर देता है इनका वजीर सर उल मुल्क। इनकी हत्या कर देता है। और चूंकि इनका बेटा नहीं था, यहां समझिएगा, इनका बेटा नहीं था, तो इनका भतीजा था। कौन, मोहम्मद शाह। इनका बेटा नहीं बल्कि क्या है भैया, भतीजा है। अब जब सर उल मुल्क ने मोहम्मद शाह की हत्या कर दी, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि जब मुबारक शाह की हत्या की, तो उसने गद्दी पर किसको बिठाला भैया, मोहम्मद शाह को। यानी समझिएगा, मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है। हत्या किसने की, सदुल मुल्क ने। सदुल मुल्क कौन है, ये इन्हीं का वजीर था, छोटा मोटा वजीर था। इसने मुबारक शाह की हत्या करी, और मुबारक शाह की हत्या करते ही इसने क्या किया, मुबारक शाह का चूंकि बेटा नहीं था, तो इन्होंने उन्हीं के भतीजे को गद्दी पे बिठा दिया। अब सीधी सी बात है, समझिएगा, मोहम्मद शाह को गद्दी किसकी वजह से मिली, सदुल मुल्क की वजह से। तो भैया एहसान चुकाने का वक्त आया। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, जो सदुल मुल्क है, इन्हें क्या किया, मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया। भैया सीधी सी बात है, ये तो होना ही था। अब इनको गद्दी दिलाई, उसने उनके रास्ते के काटे, या अपने कह लो उनके सगे चाचा की हत्या हुई। तो भाई अगर कोई किसी की गद्दी दिलाने में हेल्प करेगा, तो ये भी तो इसीलिए चाहते होंगे गद्दी, कि हम हेल्प करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो भैया वही हुआ जैसा होना चाहिए था। इन्होंने इनको गद्दी दिलाई,
और मोहम्मद शाह जैसे ही गद्दी पे बैठे, सुल्तान बने, तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, आप ही ने गद्दी दिलाई, सबसे पहले हम आपको देते हैं क्या, वजीर बनाते, एक इनाम दे दिया। अब यहां पे कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है, यहां पे समझिएगा, ये जो हमारे मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इनको आप यहां भी देख सकते हैं भाई, मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1443 तक। जब ये गद्दी में बैठे तो कुछ दिनों बाद इन पे आक्रमण कर दिया खिलजी ने। अब वाले खिलजी नहीं, आप कहोगे खिलजी तो कब के खत्म हो गए, एक दूसरे सुल्तान थे खिलजी मालवा के, उन्होंने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया। मालवा के खिलजी ने इन पे क्या कर दिया भैया, आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, इनके ऊपर। अब ये पड़ गया अकेले, अब ये क्या करते, तो इनकी हेल्प, मोहम्मद शाह की हेल्प किसने कर दी इस समय, एक बहलोल लोदी नामक सरदार ने, बहलोल लोदी ने इसकी हेल्प कर दी। अब बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह की जो मिली हुई सेना थी, इसने मालवा के जो खिलजी थे ये, इनको क्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया। अब सीधी सी बात, मोहम्मद शाह की हेल्प किसने कर दी, लोदी ने, और दोनों ने मिलकर किसको हरा दिया, खिलजी को। इनका शासन बरकरार रहा। तो मोहम्मद शाह इतने खुश हुए कि मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह जो है, इन्होंने क्या किया, बहलोल लोदी को, बहलोल लोदी को अपना बड़ा पुत्र माना, अपना बड़ा पुत्र मान लिया, पुत्र माना, एवं खान खाना की उपाधि दी, खान खाना की उपाधि दी, भाई किसी ने किसी की जान बचाई है, तो ये तो भैया हम लोगों की संस्कृति में बहुत वर्षों से है कि जब कोई किसी के लिए अच्छा करता, लोग कहते तुम बिल्कुल, तुमने अपने बेटे जैसा फर्ज निभाया है, तुमने मेरे बेटे जैसा काम किया है, तो इन्होंने उनको बेटा माना। कौन भैया, मोहम्मद शाह ने। इन्होंने कहा आपने मेरे बेटे जैसा फर्ज निभाया है, तो चलिए आपको हम जो है अपना बड़ा बेटा मानते हैं, और इन्हें खान खाना की उपाधि दी जाती है। बाद में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं अलाउद्दीन आलम, 43 से 51। अलाउद्दीन आलम बैठते हैं, इनके बाद गद्दी पर अलाउद्दीन आलम गद्दी पर बैठते हैं, आलम दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। समय देख लीजिए इनका क्या भैया, 1443 से 51 तक का, 43 से 51 तक का, 1443 से लेकर 1451 तक का। अलाउद्दीन आलम, इनके विषय में कहने को कुछ नहीं है, बस इनके विषय में एक बड़ी अजीब बात यह है कि इन्होंने ऐसा काम किया जो जल्दी जल्दी कोई नहीं करता है। हुआ क्या कि करीब 1447, यानी ज्यादा नहीं, 3-4 वर्ष बाद ही 1447 में ये जो अलाउद्दीन आलम है, पूरा नाम मैं लिख के ऐसे लिखे देते हैं, आलम जो है वो चले गए बदायूं चले गए। अब आप कहोगे इस लाइन का क्या मतलब है, बदायूं चले गए, छोड़ छाड़ के चले गए, राजपाट छोड़कर चले गए। अब बदायूं में ऐसा क्या था, आप जानते हो बदायूं यूपी का शहर है, बदायूं में ऐसा क्या था कि वो चले गए, वहां से लौट के नहीं आए। और वैसे भी आप याद करो, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी लाहौर राजधानी छोड़ के कभी आगे नहीं बढ़ा। क्यों, उसको डर था ऐसा ना हो यालदौज उस पर आक्रमण कर दे, उसकी राजधानी पे कब्जा कर ले, उसके किले पे कब्जा कर ले। जिस समय ऐसा माहौल है, आदमी राजधानी छोड़ के नहीं जाता है, ये अपना राजपाट छोड़ के चलेगा बिल्कुल फ्री होके। तो भैया हुआ क्या, वहां धीमे धीमे अव्यवस्था बढ़ने लगी, आपसी संघर्ष होने लगा, सब एक दूसरे को, सब लोग ये दिमाग लगाने लगे कि अभी राजा है नहीं, चलो गद्दी पे कब्जा कर लो। ऐन मौके पे क्या हुआ, सब छोटे छोटे आदमी अपने आप को खुद सरदार या सुल्तान कहने लगे, और ऐसे मौकों पे सामने आते हैं कौन, बहलोल लोदी सामने आते हैं, बहलोल
लोदी आते हैं और बहलोल लोदी को बिठा दिया जाता है गद्दी पर। और आप देखो गद्दी पर बैठ गए, लेकिन इस आदमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। किसको? अलाउद्दीन आलम को, कि हम चले आए मेरी गद्दी पे कोई बैठ गया। सबको लगा अब ये गद्दी पे बैठ गया कौन? बहलोल लोदी। अब देखना अलाउद्दीन आलम आएंगे, अब युद्ध होगा, संघर्ष होगा, कोई ना कोई जीतेगा, कोई मरेगा। लेकिन ये आदमी पता नहीं भाई किस मिट्टी का बना था, इसने दोबारा पलट के देखा ही नहीं, आया ही नहीं। इसने कहा हमें चाहिए नहीं, काम ही खत्म। सोचिए ऐसा कभी उदाहरण मिला? और कोई होता तो युद्ध करता, लड़ता कि मेरी गद्दी पे बैठ कैसे गए, कुछ तो करता, भले मर जाता, युद्ध में वध हो जाता, हत्या हो जाती। लेकिन इसने प्रतिरोध नहीं किया, ये वहां से आए नहीं, इसने कहा हम यहीं खुश। कहा बदायूं। इतिहासकार इसी बात कर तो कहते हैं आखिर इनको बदायूं में ऐसा क्या मिल गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कमजोर था, डरता था, इसको लगता था कि कौन ये सब झाम करे, एज ए राजा हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा तो है ही है, हम अपने पूरे सुकून से दिन गुजारेंगे। बदायूं से कभी आया नहीं। बाद में 76 में बदायूं में इनकी मौत भी हो गई, वहीं पे इनकी कब्र भी है, लेकिन वहां से कभी लौट के नहीं आए। तो अब हम लोग बात करेंगे एक नई डायनेस्टी की। ये है भैया लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी वंश ने 75 वर्षों तक शासन किया। और आप देखिए लोधी वंश में केवल 3 ही सम्राट हुए हैं। कौन? बहलोल लोधी संस्थापक, इसके बाद सिकंदर लोधी, और उसके बाद अंतिम इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के बाद बाबर आ गए हैं, तो यहां से दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बहलोल लोधी की। बहलोल लोधी की बात करेंगे, यानी यहां से शुरू होगा लोधी राजवंश। लोधी राजवंश शुरू होगा, लोधी राजवंश। यहां से हम लोग लोधी राजवंश की बात करेंगे। लोधी राजवंश में 1451 से शुरू होता है, 1451 से शुरू होता है और 1526 तक जाता है। लगभग 75 वर्षों तक इसने शासन किया और केवल 3 सुल्तान ही देखे, 3 सुल्तानों का कार्यकाल देखा गया, 3 सुल्तानों का कार्यकाल देखा गया। लोधी राजवंश की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये अफगान थे, यानी दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले पहले अफगानी शासक यही है। ठीक है भाई, पहले शासक ऐसे जो अफगान है। अभी तक कोई तुर्क था, कोई ममलूक वंश का था, कोई इब्ताई था, सब अलग अलग राजवंश के रहे, लेकिन ये ऐसे रहे हैं जो अफगान थे। ये लोग जो हैं गिलजाई राजवंश के थे, गिलजाई राजवंश के थे, या ये कह लो कहीं कहीं गिलजाई लिखा हुआ है और कहीं कहीं भाई इसको जो है शाहू खेत कहते हैं। दोनों एक ही हैं, क्योंकि शाहू खेत जो है गिलजाई की ही, गिलजाई या सिलजाई कहीं कहीं इसको लिखते हैं। ये इसी की एक जो है शाखा है। तो यहां से बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबसे पहले शासक की, वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। इन सभी सुल्तानों का कार्यकाल यहां पे मेंशन है, तो बार बार नहीं लिखा रहा है, देख लीजिएगा। 51 से लेकर 89 तक है ना, 51 से लेकर 89 तक है। यहां तक है बहलोल लोधी का। जब बहलोल लोधी के विषय में बात करते हैं, जब थोड़ा प्रारंभिक जीवन देखते हैं। इनका जन्म 1401 में होता है। अलग अलग इतिहासकार इनके जन्म का स्थान अलग अलग मानते हैं। कई लोग कहते हैं इनका जन्म यूपी के मेरठ में हुआ, यूपी के मेरठ में हुआ, और कुछ लोग कहते हैं साहब मुल्तान में हुआ। इनके पिता का नाम काला खां था, पिता का नाम काला खां था, काला खान था।
लेकिन 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 इन्हें इनके चाचा अबू इस्माइल ने पाला। अबू इस्माइल ने पाला। अब अबू इस्माइल को क्या कहे, चाचा कहे कि ससुर कहे, क्योंकि चाचा भी यही थे, ससुर भी यही थे। बाकी आप लोग जानते हैं मुस्लिमों में वैवाहिक संबंध में केवल सगी बहनों के अलावा जो भी हैं शादी की जा सकती है। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की बेटी से शादी की थी, यानी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी शादी की थी। यहां भी यही चला। अबू इस्माइल जो है, अबू इस्माइल ये सरहिंद के सूबेदार थे। सरहिंद के सूबेदार थे। सूबेदार थे। असल में जो हमारे बहलोल लोदी हैं, बहलोल लोदी हैं, इनकी दो शादियां हुई। इनकी दो शादियां हुई। एक शादी जो हुई, एक हिंदू शादी हुई और एक मुस्लिम हुई। जो हिंदू शादी हुई इसका नाम था अंबा, तो इसको अंबा देवी बोलते। और एक थी भैया शम्स खातून। शम्स खातून, ये जो शम्स खातून है ये इनकी बेटी थी। ये थोड़ा गोला अलग ऐसे हो गया है। ये जो शम्स खातून है ये किसकी बेटी है? अबू इस्माइल की बेटी है। अबू इस्माइल सरहिंद का सूबेदार था। बाद में सरहिंद का सूबेदार कौन बना? बहलोल लोदी बने। अंबा ये एक सुनार, एक भारतीय सुनार की बेटी थी। भारतीय या ये कह लो हिंदू, भारतीय जगह हिंदू कहना ज्यादा सही होगा, एक सुनार की बेटी थी। और यहां पे समझिएगा, जब हम बात करेंगे सिकंदर लोदी की, इन्हीं के बेटे की, तो सिकंदर लोदी की मां कौन है? तो सिकंदर लोदी की मां यही है, कौन? ये अंबा। यानी सिकंदर लोदी मुस्लिम नहीं, हिंदू मां का बेटा है। आगे बात करते हैं। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 1451 जो डेट है, 1451 को ये गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठता है। यहां से कुछ चीजें चेंज होंगी। कई सुल्तानों के विपरीत इन्होंने सबसे पहला काम किया। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा किंगशिप इज ब्रदरहुड एंड ब्रदरहुड इज किंगशिप। इट मींस किंगशिप यानी हो गया राजशाही। राजशाही क्या है? बंधुत्व की भावना है, और बंधुत्व की भावना ही क्या है? राजशाही है। यानी इसको ये समझो, ये अपने जितने भी सरदार थे ना उनको अपने बराबर समझता था। कहा तो जाता उनके सामने ये सिंहासन पे नहीं बैठता था, कहा जाता है कि दरी बिछा के उनके साथ बैठते थे कि जैसे आप हो वैसे हम हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। आप सोचो एक कितनी अजीब बात है। गद्दी पर जब बैठा, जब इनका राज्यारोहण हुआ तो सबसे पहली चिट्ठी किसको लिखी? समझना, गद्दी पर बैठे इन्होंने सबसे पहला काम किया। सबसे पहला काम इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। किसको चिट्ठी लिखी? दिखाते हैं भाई। इनको लिखी। किनको? अलाउद्दीन आलम को। इन्होंने कहा ये राजपाट आपका है, हमें गद्दी पे बिठा लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आके अपना राजपाट संभालें, हम आपको राजपाट दे देंगे। सोचिए गद्दी पे बैठने की बात कर रहा है। अब उनसे महान ये कौन? अलाउद्दीन आलम। ये चिट्ठी क्या लिखते हैं? ये चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे पिता ने आपको अपने पुत्र की तरह माना है, आपको बड़ा पुत्र माना है, इस नाते आप हमारे भाई हुए, इस नाते आप ही गद्दी के असली हकदार हो, हम नहीं। यानी कंपटीशन चल रहा था दोनों लोगों का कि कौन ज्यादा महानता के काम कर सकता है। कई इतिहासकार इसको महानता का एक उदाहरण मानते हैं, और कई लोग बोलते हैं तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि जो अलाउद्दीन आलम साहब उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, आ जाते और बहलोल लोदी दिखावा कर रहे थे। हालांकि ऐसा मानने वाले बहुत कम हैं, लोग मानते हैं कि नहीं ये सारी बातें बिल्कुल सही थी। अब क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने?
1479 में। सबसे पहले इन्होंने क्या किया भैया, 1479 में इन्होंने जौनपुर विजय करी। जौनपुर विजय, जौनपुर विजय करी और वहां का शासक था हुसैन सरकी। हुसैन सरकी वहां का शर्की, वहां का राजा था। अब इसकी भैया इसको बंदी बनाया गया, हत्या हुई इसकी, और हुसैन शाह जो सरकी था इसको हटा के इसने अपने बेटे बादबाग शाह को, क्या बोलते हैं, राज्यपाल, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर या जो भी था, है ना, वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ऐसे लिख देते, प्रशासक नियुक्त कर दिया। सीधी सी बात, उस समय जौनपुर, भाई अगर यूपी के नक्शे में आप देखो तो दिल्ली के बगल में क्या है, यूपी लगा हुआ है, वहां जौनपुर एक बड़ा साम्राज्य हो गया था। तो जौनपुर को हराना बहुत आसान था या बहुत आवश्यक था। चूंकि अफगानी था तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने अफगानियों को दिल्ली आने का मौका दिया। और कई इतिहासकार तो कहते हैं कि अफगानी दिल्ली में ऐसे आ गए थे जैसे टिड्डियों का दल। धीमे धीमे अफगानियों की संख्या बहुत बढ़ गई और इसने बहुत सारे अफगानियों को उच्च पदों पर भी रखा। इसके दो बेटे होते हैं, यहां समझिएगा। शम्स खातून थी, एक शम्स खातून है और एक कौन है भैया, इनकी पत्नी अंबा। जो शम्स खातून है उनका जो बेटा था उसका नाम था बादबाग शाह। बादबाग, जिसे इन्होंने भेज दिया कहां, जौनपुर भेज दिया। इसलिए भी भेजा था कि सत्ता का क्यों ना हम बंटवारा कर दे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। और इनका बेटा जो था अंबा, इनके बेटे का नाम था निजाम शाह। और इसी निजाम शाह को अपना क्या बनाया भैया, उत्तराधिकारी बनाया। और बाद में ही राजा बना, किस नाम से, ये बना सिकंदर लोदी के नाम से। हालांकि जब ये राजा बने तो लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि भाई ये जिस मां का बेटा था वो मुस्लिम नहीं थी, हिंदू थी, इसलिए इनका विरोध भी हुआ। चलिए बात करते हैं। अब इसने अफगानियों को बुला लिया, अफगानियों को उच्च पदों पे बिठा लिया। सबसे कहा भैया सब लोग उच्च पदों पे आओ, सबको हम उच्च पदों पे बिठा लेंगे। इसने सबसे पहले बहलोली चांदी के सिक्के चलवाए। बहलोली चांदी के सिक्के चलवाए। वैसे भी सुल्तान आप देखते हो भैया, एक दो लोगों को छोड़कर सबने अपने नाम के सिक्के तो चलवाए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए अपने नाम के। उसके बाद माना जाता है इन्होंने, मतलब कई अलग अलग प्रदेशों की बात होती है कि कहीं कहीं कहा जाता है कि इन्होंने सिंध, चित्तौड़, ग्वालियर कई राज्य जीत लिए थे। ग्वालियर में तो, ग्वालियर की बात करें अगर, तो ग्वालियर में रामकरण सिंह, जिन्हें कहीं कहीं कीर्ति सिंह भी लिखा जाता है, उनको इन्होंने हराया। अब कहा जाता है कि 80 लाख चांदी के टंका प्राप्त हुए थे। चांदी के टंका या सिक्का जो कह लो, आप जानते होंगे, एक जीतल चलता था, एक टंका चलता था, उतने इनको सिक्के मिले हैं। इसके बाद इन्होंने धौलपुर की बात करी। ये धौलपुर अभियान पे चले गए।
धौलपुर अभियान पे चले, अभियान पर चले। अब आप एक चीज सोचे, इब्राहिम लोदी का जन्म जब हुआ था तो उस समय वर्ष था 1401। अब आप देखें गद्दी पे कब बैठता है, वो बैठता है 51 में, यानी जब गद्दी पे बैठा उस समय उसकी एज लगभग कितनी रही होगी, 50 साल। और अभी बात चल रही है लगभग 86-87 की लगभग। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर 1487 हम बोलते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि ग्वालियर में जो अभियान चला वो चला भैया लगभग 1487 के आसपास, तो अगर 1487 में अभियान चला, इसका मतलब आज की डेट में ये जो हमारे बहलोल लोदी हैं, पक्का हो गया होगा कि 86 साल के रहे होंगे। तो यहीं से जब धौलपुर से वापस आ रहे थे तो कहा जाता है कि लू लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लू लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु पर थोड़ा सा विवाद है, कोई कहता लू लगने से हुई नहीं हुई, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि कोई यंग एज तो थी नहीं। 87 में यह अभियान हुआ और 1401 में इनका जन्म हुआ, यानी लगभग मृत्यु के समय इनकी एज 87-86 तो रही होगी। अब 86-87 साल के आदमी को लू भी लग सकती है। कई लोग ये कह रहे थे भैया बहुत दिनों से बीमार थे तो इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे भाई कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 12 जून की डेट है, यो डेट इनकी क्लियर है, सॉरी 12 जून 89, यानी लगभग 88 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। अब भैया उस समय पोस्टमार्टम वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं कि पोस्टमार्टम करके पता कर लो कैसे मौत हुई। और वैसे भी 80, 88, 89 साल का व्यक्ति है, आयु संबंधी कई सारी जटिलताएं तो हो ही जाती हैं, कई सारे अंग इस तरह की समस्या वाले तो होते ही हैं। कोई व्यक्ति यंग एज का है, बुखार जुकाम है, चलो एडजस्ट कर गया, लेकिन इनको कैसे? तो एज की वजह से भी इनकी मृत्यु हो सकती है या लू लगने की वजह से हो, कैसे भी हो, और यहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो हिंदू पत्नी थी, कौन हिंदू पत्नी इनकी, कौन? अंबा देवी। अंबा देवी का बेटा निजाम शाह अब गद्दी पर बैठता है। निजाम शाह गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोदी के नाम से। निजाम शाह गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोदी के नाम से। और अब बात चलेगी सिकंदर लोदी की। यहां पे एक चीज और भी, सिकंदर लोदी की बात करने के पहले याद आया कि जो उदार नीति बहलोल लोदी ने अपनाई थी, जैसे उसने कहा था ना कि नहीं यार हम कोई बहुत बड़े राजा नहीं है, हम तुम सब बराबर है। वो अपने सरदारों को सबको बराबरी का हक देता था, अपने सरदारों के साथ जमीन पे बैठ जाता था। ये सब चीजें सिकंदर लोदी ने भाई बिल्कुल नहीं करी, है ना, उसने ये सब नहीं किया। यानी ये जो बहलोल लोदी थे, ये अपने सरदारों को मकसदे शादी बोलते थे, मकसदे या मकसद ए शादी बोलते थे। यानी हमारा तुम्हारा मकसद तो एक ही है, तो कौन बड़ा कौन छोटा, उन्हीं के साथ जमीन पे बैठ जाना, दरी पे बैठ जाना, उनके साथ खाना खाना। यानी सुल्तानों जैसी जो वो स्टाइल होती है ना, जो हनक होती है ना, वो इन्होंने कभी दिखाने का प्रयास नहीं किया। यानी हम ये कह सकते हैं ये एक उदार शासक भी था। इसके समय में प्रताप सिंह हो गए, करण सिंह हो गए, त्रिलोची चंद हो गए, ऐसे कई हिंदू सरदार भी इसके साथ काम करते रहे। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब शासनकाल का समय आता है निजाम शाह का, निजाम खान का। तो निजाम खान जब गद्दी में बैठा, उसने अपना नाम रखा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1517 से लेकर, यानी उनकी मृत्यु से लेकर, जब इनकी मृत्यु हुई 1489 में, से लेकर 1517 तक उसने शासन किया। तो भैया जोड़ लीजिए 11 साल ये और 17 साल ये, तो 11 और 17 कितना हो गया, 28, करीब 28 वर्ष तक इसने शासन किया। काली नदी के तट पर, काली नदी के तट पर
खुश्क ए फिरोज, महल का नाम था खुश्क ए फिरोज। वहां पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि भाई दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है, कई सारी विद्याओं में पारंगत, कई सारी भाषाओं में पारंगत, उसी तरह से यह भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और गुलरुखी नाम से, गुलरुखी नाम से ये क्या करता था? शायरी करता था, लेख लिखता था। गुलरुखी नाम से ये शायरी करता था, लेख लिखता था। गुलरुखी गुलरुखी नाम से ये शायरियां करता था और लेख लिखता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन ये अपने पिता से उलट था। यानी इसने क्या किया? अपने पिता से उलट, अपने पिता से अलग क्या किया? राजत्व का सिद्धांत लगाया। राजत्व का सिद्धांत, यानी पिता से उलट। अब इसका क्या मतलब हो गया? पिताजी तो कहते थे क्या? किंगशिप इज ब्रदरहुड एंड ब्रदरहुड इज किंगशिप। यानी राजत्व क्या है? भाईचारा है, और भाईचारा क्या है? राजत्व। इन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। इन्होंने कहा सुल्तान जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ, जैसा कि पहले तुर्की शासक करते थे। यानी ये कह सकते हो कि अफगान राजत्व के स्थान पर इसने, यानी आप ये कह सकते हो कि अफगान राजत्व के स्थान पर इसने तुर्की राजत्व की स्थापना की। भाई इसका सीधा सीधा मानना था कि हम और मेरे सरदार एक समान कैसे? हम सुल्तान हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं। ठीक भाई, इसने क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? इसने अपना गुप्तचर विभाग मजबूत किया। गुप्तचर विभाग मजबूत किया। अब आप समझिएगा, क्या आपको ये लाइन सुनकर कुछ याद आया? किसने अपना गुप्तचर विभाग पहले मजबूत किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी था। जब बाजार नियंत्रण किया था तो उसने अपने गुप्तचर रखे थे। इवन गुप्तचरों के पीछे किन्नरों को छोड़ा था कि भैया देखे रहना कहीं कोई गुप्तचर किसी अधिकारी से मिलकर घपला न कर दे। इसने यहां पे करना चालू किया। आप समझिए कि सत्ता की हनक जितनी अच्छी सिकंदर लोदी ने दिखाई ना, उतनी किसी नहीं। इसके लिए कहा जाता था जब ये आदेश देता तो 6 मील दूर से अगर लोग जान जाते थे इसके अधिकारी कि ये सिकंदर लोदी का आदेश है, तो बोलते थे ये उनके आदेशों को अपने सर पे रखने को तैयार थे। और इन्हीं के लिए कहा जाता है कि अगर ये अपना एक गुलाम भी अपनी पालकी में बिठा देंगे ना, तो इनके जो वजीर थे उस पालकी को, उस गुलाम को पालकी में बिठा कर उसके घर तक छोड़ने जाएंगे। मतलब सोचिए एक हनक कितनी जबरदस्त होती है। इन्होंने और क्या काम किया? सैनिकों का हुलिया और डाक व्यवस्था बनाई। जैसा बलबन ने किया था ना, इन्होंने कहा अब अपने सैनिकों का बाकायदा हुलिया रखेंगे, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कद कैसा है, रंग कैसा है, काठी कैसी है, ये सब इसने करना शुरू किया। यानी देखा जाए तो ये सारे काम कैसे हैं? कुछ कुछ कैसे भैया? खिलजी जैसे, अलाउद्दीन खिलजी जैसे। यानी अपने इसने पूर्ववर्ती शासकों की थोड़ी हेल्प तो ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इतना ही किया, इसने शुरू करवा दिया फिर से क्या? तुलादान की प्रथा फिर से शुरू करी। अब यार तुलादान की प्रथा शुरू करी, और ये तुलादान की प्रथा किसने शुरू करी थी? पहले बलबन ने। यानी एक क्वेश्चन आ चुका है आपके, हालांकि मेंस में आया था, प्री में नहीं। उसमें पूछा गया था किस दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट में खिलजी और बलबन
दोनों के कार्यों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो यहां पे हमारा जवाब क्या होगा, यह है सिकंदर लोदी। इन्होंने खिलजी की अच्छी बातों को भी लिया और इन्होंने बलवन की भी कुछ प्रथाओं को अपनाया। अब क्या किया इसने, समझना। सबसे पहला, सिंहासन पर बैठने के बाद जो सबसे आवश्यक काम हमें लगता है दिल्ली सल्तनत में हुआ, वो ये रहा कि सबसे पहले बैठो तो सबसे पहले गद्दी पे बैठ के अपने रास्ते के कांटे को दूर करो। अब याद करो इनके रास्ते का कांटा कौन है, इनका सौतेला भाई। चलो दिखाते हैं उसकी तस्वीर, तस्वीर नहीं दिखाते भाई, कौन था। ये देखो भाई आ गए। यहां याद करो, हमने बताया था आपसे कि बहलोल लोदी की दो पत्नियां हैं, अंबा के पुत्र निजाम शाह हैं और यही सिकंदर लोदी है। तो इनके रास्ते का कांटा कौन होगा, इनकी दूसरी मां शम्स खातून का बेटा कौन, बारबाग शाह। और इसको क्या बना दिया गया है, जालौन का जौनपुर का कौन, सूबेदार। तो सबसे पहला इन्होंने काम यह किया कि भाई चलो विजय अभियान शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा सबसे पहले अपने रास्ते के कांटे को हटाओ। तो इन्होंने क्या किया, अपने रास्ते के कांटे को हटाया और क्या किया, जौनपुर विजय पर चल दिए। जौनपुर विजय अभियान शुरू किया, विजय अभियान शुरू किया। और जौनपुर विजय अभियान के अंतर्गत बर्बाक शाह जो है उसकी हत्या होती है, की हत्या करी और जौनपुर की हत्या हुई और जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया और जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। यानी भैया इनके रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था वो कांटा क्या हो गया, दूर हो गया। और तो और साम्राज्य विस्तार भी हो गया। अब इससे अच्छा क्या होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। रास्ते का कांटा भी गया और क्या हो गया कि साम्राज्य भी मेरा बड़ा हो गया। उसके बाद हालांकि इन्होंने बहुत से अभियान चलाए, लेकिन माना जाता है बंगाल और ग्वालियर, ये दो ऐसी चीजें हैं कि ये जीत नहीं पाए। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो ग्वालियर में राजा मान सिंह थे उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, लेकिन इस पर मतभेद है। बंगाल और ग्वालियर के लिए कहा जाता है ये उसे जीत नहीं पाए थे, लेकिन भाई कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो राणा सांगा थे, मान सिंह थे, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब जो भी रहा हो भैया, लेकिन इन्होंने चंदेरी, धौलपुर, जौनपुर, इन इलाकों पर तो अपना पूरा कब्जा कर ही लिया था। इन इलाकों पर इसने अपना पूरा कब्जा कर लिया था। बाद में इन्होंने 1504 में आगरे के किले का आगरे का निर्माण किया, या आगरा नगर बसाया, ऐसे लिख दिया जाए, आगरा नगर बसाया। और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। तो 1504 में आगरा नगर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे, और 1506 में उसे राजधानी बनाया। अब यहां पे राजधानी क्यों बनवाया, इसके विषय में भी अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक तो बात यह कही जाती है उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र राजस्थान था, और राजस्थान में ग्वालियर, चित्तौड़, बहुत सारी रियासतें था। ये चाहता था कि यहाँ के रास्ते पर अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसके जो व्यापारिक मार्ग है, जो रास्ता है, इस पर कंट्रोल कर लेंगे। और एक बात इसके दिमाग में ये भी थी कि चूंकि आगे जाके हमें राणा सांगा से, राणा मान सिंह से, इन सबसे युद्ध करना है, तो अगर हम आगरा रहेंगे, आगरा से जो है राजस्थान पास में पड़ता है, तो हम उनकी गतिविधियों पे पूर्ण निगाह भी रखेंगे और
जिसे कहते हैं कंट्रोल भी कर सकते हैं। इन्हीं के समकालीन, इन्हीं के जो समकालीन थे, समकालीन समकालीन गुरु नानक देव भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं। गुरु नानक देव इन्हीं के समकालीन है ना, जिनका जन्म आप मालूम होगा तलवंडी नामक स्थान पे है, 1469 में हुआ था। ये इन्हीं के समकालीन है। अब सिकंदर लोदी की उपलब्धियां क्या थी, जरा उपलब्धियों पे भी चर्चा की जाए तो बहुत सारी हम लोग उपलब्धियां कह सकते हैं सिकंदर लोदी की। हम बात पहले जरा कर लें सिकंदर लोदी की आर्थिक उपलब्धियों की, कि आखिर इनकी इकोनॉमिकल जो अचीवमेंट थे वो क्या क्या थे। इकोनॉमिकल अचीवमेंट पहले देखते हैं क्या क्या थे। तो इकोनॉमिकल अचीवमेंट देखते हैं, आर्थिक इनके जो अचीवमेंट थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला तो इन्होंने ये किया कि भूमि को नापने का एक नया पैमाना बनाया जिसे गजे सिकंदरी कहा गया। भूमि मापन का नया पैमाना माना गज ए सिकंदरी बनाया। इन्होंने गज ए सिकंदरी बनाया और ये बहुत वर्षों तक चला, यानी ये भी मान के चलिए अकबर के समय तक यही चलता रहा, अकबर के समय तक ये चलता रहा। तो भैया पहली आर्थिक उपलब्धि इनकी यही है कि भूमि मापन का एक नया पैमाना चलाया जिसका नाम था गजे सिकंदरी। ये पहला अकबर के समय तक लगभग 1580-86 तक ये चलता रहा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम अब हर चीज कर लेंगे हिसाब किताब। यानी इन्होंने हिसाब किताब के लिए अब हम लोग हिसाब किताब के लिए किसको रखते हैं, ऑडिटर को ऑडिट करना। अब उस समय हम ऑडिट तो नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, लेखा परीक्षक की स्थापना की नियुक्ति करी। लेखा परीक्षक जैसे वर्तमान में नहीं, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैसे इन्होंने विभागों का ऑडिट करने के लिए कि मालूम तो पड़े कितना पैसा जा रहा है। हम यहां पैसा दे रहे हैं किला बनवाने के लिए, पता लगा किले के साथ साथ जो वहां के ओहदेदार उनके घर की छत भी पड़ी जा रही उसी सीमेंट मोरंग गिट्टी से, या उसी पैसे को बचाए ले रहे हैं। तो इन्होंने काम ये सब देखेंगे, ठीक। और बड़ा एक अच्छा काम किया इन्होंने, जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न जो थे, खाद्यान्न, इन पर से चुंगी ये एक तरह का टैक्स है भैया, से चुंगी। भाई सीधी सी बात है, खाद्यान्न पे टैक्स लगता था क्या भैया, चुंगी। इन्होंने कहा हम चुंगी हटा देंगे, जकात भी हटा दिया। अब चुंगी और जकात दोनों हट गए। इसका मतलब क्या हो गया भैया, खाने की चीजों पे टैक्स अगर हटेगा तो सीधी सी बात है, फायदा किसको होगा, जनता को। और इन्होंने तांबे का टंका चलवाया, तांबे का टंका चलवाया। अब यहां पे समझिएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने कहा कि क्या सिकंदर लोदी अपने पिता के तरह उदार था। पिताजी तो जमीन पे बैठ जाते थे, गद्दी पे बैठ जाते थे, वो तो सबको अपना भाई मानते थे, सरदारों को बोलते थे भैया तुम और हम बराबर हैं। लेकिन क्या ये ऐसे थे, नहीं, ये ऐसे नहीं थे। अब जरा बात करते हैं हम इनकी कुछ धार्मिक
अब उपलब्धि लिख दे, क्या लिख दे, धार्मिक क्रियाकलाप लिख दे। उपलब्धि लिखना तो ठीक नहीं है, क्रियाकलाप। उपलब्धि लिखना इसलिए ठीक नहीं है, उपलब्धि अधिकतर पॉजिटिव चीजों में लगाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ निगेटिव चीजें भी करी हैं, तो इसीलिए शायद जिसे कहते हैं ना, उपलब्धि लिखना बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या किया इन्होंने, सबसे पहला क्या किया, जो जो थानेश्वर जगह है, थानेश्वर, थानेश्वर के धार्मिक मेले पे प्रतिबंध लगाया। जो मेला लगता था उन्होंने कहा बंद करो, नहीं करवाएंगे। क्यों, हिंदू हैं, और ये मुस्लिम त्योहार में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू त्योहार में उन्होंने दिक्कत की। आपने देखा होगा भारत में जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसके मरने के बाद वो बाल हटवाए जाते हैं, मुंडन भी अलग से होता है अच्छे कामों में। इन्होंने कह दिया यमुना नदी के किनारे जितने भी लोग मुंडन कराते हैं, मुंडन बंद। यानी किसी के घर में किसी की मौत हो गई है तो हम लोग क्या 13वीं में या 10वें के दिन या शुद्धि के दिन बाल हटवा लिए जाते हैं, बच्चों का मुंडन होता है। इन्होंने कहा मुंडन बंद, इन्होंने कहा यमुना नदी के किनारे अब मुंडन बंद, यानी यमुना नदी के किनारे मुंडन बंद, है ना, मुंडन कह लो या बाल कटवाने वाला काम खत्म। इन्होंने कहा अब ये कुछ नहीं होगा। अब आप समझिएगा, इसने यहां तक की कह दिया जितने भी मुसलमान नाई हैं वो भारतीयों की दाढ़ी और बाल नहीं बनाएंगे, ये भी समझिएगा। यानी जो मुस्लिम नाई है, मुस्लिम नाई है, नाई, वे भारतीयों के बाल नहीं बनाएंगे। इन्होंने कहा हम श्रेष्ठ है, हम तुम्हारे बाल काहे बनाएंगे भैया, है। तो ये सब काम इन्होंने बंद करवा दिया। इन्होंने कहा हम श्रेष्ठ हैं, हम तुम लोगों के बाल नहीं बनाएंगे। ठीक, बाल बनाने वाला इन्होंने काम खत्म कर दिया। और क्या किया, और अच्छा करना भैया, क्या इन्होंने तुरंत, देखिए सारे भी मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ हैं, इन्होंने क्या किया भैया, जजिया कर फिर से शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। यानी क्वेश्चन यही से बनता है, जजिया कर को शुरू करने वाला, सॉरी, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला कौन था, सिकंदर लोदी। अब आप समझो, इन्होंने ब्राह्मणों पे या जो हिंदू जनता थी उस पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। इवन आप समझिएगा, इन्होंने हिंदुओं के साथ जो किया सो किया, ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के साथ नहीं किया, मुस्लिमों में भी इन्होंने क्या किया, जो शिया समुदाय के लोग थे, शिया लोगों के जो ताजिए होते हैं, जुलूस में ताजिए पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। जो शिया लोग थे उनके ताजिए पे रोक लगा दी। और यहां समझिएगा, बहराइच से लखनऊ, लखनऊ के बाद बाराबंकी, इसके बाद बहराइच, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बनी, जहां पर इब्न बतूता तुगलक के साथ गया था। बड़ा वहां दरगाह में मेला लगता है, चूंकि हमने बहुत दिन वहां पढ़ाया तो हम उस मेले को देखते थे। मेले की वजह से आप सोचिए कोचिंग में बच्चे नहीं आ पाते थे, क्योंकि ई रिक्शा नहीं मिलता था। ई रिक्शा वाले सब कहा है, दरगाह में मेले में गए। बड़ा प्रसिद्ध मेला है, हिंदू मुस्लिम सभी उसमें आते हैं। तो इसने बहराइच की जो सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह पे मेला लगता है, यानी बहराइच में सैयद सालार महमूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेला कह लो, उर्स कह लो, जो कह लो, मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब आप सोचो, इसने मतलब ऐसा नहीं है ताजिए पे रोक लगा दी कि साहब ताजिया नहीं निकलेगा। सैयद सालार में जो महमूद हैं
है ना। मसूद है, गाजी जो है उनकी दरगाह पे प्रतिबंध लगवा दिया। महमूद लिख गए, मसूद है भाई, मसूद है। कह दिया कि कोई भी मुसलमान नाई होगा हिंदुओं के बाल नहीं काटेगा, कोई व्यक्ति मुंडन नहीं कराएगा। अब आप समझो, मुस्लिमों में तो रिवाज है ना बड़ी बड़ी दाढ़ी लटका के रखने का, लेकिन ये अपनी दाढ़ी बनाता था, दाढ़ी बनाता था, बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा रखता था, इसको सज के रहने का बहुत शौक था। लेकिन इसने कभी ये नहीं मुसलमानों से कहा कि सब लोग दाढ़ी बनाओ, सब लोग स्मार्ट बन के बिल्कुल रहो ना, खुद अपनी दाढ़ी बनाता था। यानी आप ये भी समझिए, है ना। और एक हिंदू ब्राह्मण की बात आती है, एक हिंदू ब्राह्मण है बोधन करके, बोधन, ये एक हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है। इसने कभी कहा होगा किसी वक्तव्य में कि जैसे हमारे यहां गीता वैसे आपके यहां कुरान, यानी जितनी पवित्र गीता है, जितनी पवित्र गीता है उतनी ही क्या है भैया, कुरान। और तो और, या ये कह लो, या ये कह लो, इन्होंने गीता और कुरान की तुलना कर दी, गीता और कुरान की तुलना कर दी। इस बात से सिकंदर लोदी इतना नाराज होता है कि उसने क्या किया, बोधन की हत्या करवा दी, उसको जिंदा जला दिया। अब आप समझ सकते हो भैया क्या कंडीशन रही होगी, जिंदा जला दिया, है ना, जिंदा जला दिया। मतलब ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम नहीं है, जिंदा जला देना। इन्होंने कहा कि भाई तुमने कह कैसे दिया, कुरान किसी के बराबर है, कुरान किसी के बराबर नहीं, कुरान सबसे ऊपर है। ठीक, इनके समय में तिब्बत ए सिकंदरी तिब्बत ए सिकंदरी नामक एक किताब लिखी गई। कहीं कहीं इसको तिब्बत ए फरहंगे भी बोलते हैं, हम फरहंगे भी लिखे दे रहे हैं। ये जो किताब है ये आयुर्वेद को समर्पित है, आयुर्वेद को समर्पित है, आयुर्वेद। एक और किताब थी लज्जते आयुर्वेद को समर्पित है। देखिए ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं था, हमने आपसे पहले कहा कि भाई ये खुद ही गुलरुखी के नाम से शायरी लिखता था, लेख लिखता था, कविताएं लिखता था। अब यार अगर कोई इसे कर रहा तो पढ़ाई होगा भी, पढ़ा लिखा तो होगा, है ना। तो इन्हीं के समय में लज्जते ए सिकंदरी नामक किताब भी लिखी जाती है, लज्जते ए सिकंदरी। और ये जो है, ये जो किताब है, जो किताब है ये संबंधित है संगीत से, संगीत से संबंधित है। यहां पे संगीत से एक बात और याद आती है, संगीत से एक बात और याद आती है, यह स्वयं शहनाई वादक था, शहनाई पसंद करता था, शहनाई पसंद करता था। यानी सिकंदर लोदी शहनाई को पसंद करता था। तो अगर सिकंदर लोदी का हम लोग पूरा पूरा एक ब्रीफ मतलब डिस्कशन करें तो एक चीज समझ में आता है कि धार्मिक रूप से तो कट्टर था, राजत्व का सिद्धांत उसके अंदर कूट कूट के भरा था, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, लेकिन डोमिनेटेड भी था। उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, ऑडिटर विभाग की स्थापना की, सैनिकों पे हुलिया और दाग लगाने की व्यवस्था करी। उसने एक कंडीशन, ऐसा एक माहौल बना दिया था कि कोई दीवान, कोई अमीर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ बोल जाए।
कहा ना कि अपनी पालकी में अगर किसी गुलाम को बिठा दे तो उनके मंत्री और वजीर पीछे पीछे घूमते थे कि जाओ हैं हम इनको वहां छोड़ के आएंगे। वजीर से याद आया, इनका जो वजीर था, वजीर का मतलब समझते हो? वजीर का मतलब क्या है? इनका प्रधानमंत्री या जो भी समझो, उसका नाम था मीर भुवा। ये इनका वजीर था। वजीर की बात ना आती तो याद ही ना आता। ये इनका एक प्रसिद्ध वजीर हुआ। इसके वजीर लोग इसके नौकर की पालकी उठाने को तैयार थे, बशर्ते इसने कहा। हालांकि इसके रास्ते में ज्यादा कांटे भी नहीं आए। एक ही था इसका चचेरा भाई, चचेरा कह रहा हूं, सौतेला भाई, उसको भी निपटा दिया, है ना। जौनपुर को मिला लिया, धौलपुर को मिला लिया, चंदेरी को जीत ही लिया, आगरा किले की स्थापना कर ली, आगरा की स्थापना करी, आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाने के पीछे मंशा केवल और केवल यही रही होगी कि यहाँ का जो व्यापारिक मार्ग है इस पर कंट्रोल कर ले, और साथ में जो राजस्थान है, मारवाड़ का प्रदेश है, चित्तौड़ है, राणा संगा है, मान सिंह है, कम से कम इन पे निगाह रखें या इनके पास रहें। जमीन को नापने का एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया, और ये सिस्टम जो था 1586 तक, 1586 तक लागू भी रहा। हिसाब किताब में मजबूत आदमी था, इसने हिसाब किताब का अलग सिस्टम बनाया। इसने कहा भैया एक जो है लेखा परीक्षण का हिसाब किताब रखने वाला एक डिपार्टमेंट बना, ऑडिट वाला। कुछ गरीब जनता के लिए अच्छा काम भी किया, साहब चुंगी हटा दी, जकात हटा दिया, तांबे का टंका चलवा दिया। लेकिन कुछ काम बड़े गड़बड़ रहे, जैसे थानेश्वर में जो मेला था उसमें प्रतिबंध लगा दिया। सैयद सालार मसूद गाजी जो थी, उनकी जो दरगाह थे वहां पे जो मेला लगता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यमुना में मुंडन पे प्रतिबंध लगा लिया, बाल कटने पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी मुस्लिम नाई हिंदू के बाल नहीं काट सकता इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। और जो शिया मुसलमान हैं, इनके जो समुदाय जो ताजिया लेते हैं, ताजिया बनाते हैं, जुलूस लगाते हैं, उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी। अब बोधन नाम के एक ब्राह्मण को तो केवल इसलिए जला दिया कि उसने वो कहना चाहता था कि जितनी हमारी गीता पवित्र उतनी आपका कुरान, यानी हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन इन्होंने उसको असम्मान लिया कि तुमने इनकी कुरान की तुलना कर कैसे दी, जिंदा जला दिया उसको। और दो किताबें भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई, एक तिब्बत सिकंदरी जो आयुर्वेद पे इनके काल में लिखी गई, और एक लजत सिकंदरी, ये संगीत से संबंधित है। और गुरु नानक देव 1469 में जिनका जन्म हुआ, 1469 में तलवंडी में, है ना, जिनका जन्म हुआ, वो इन्हीं के समकालीन थे। तो यहां से भाई सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी 1517 तक गद्दी पर बैठते हैं, 17 तक। और इसके बाद आता है समय इब्राहिम लोदी का। तो अब हम लोग बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। तो यहां पे जब हम लोग बात कर रहे थे लोदी वंश में, केवल 3 ही शासक हुए। बहलोल लोदी आपको बता दिया गया पूरा, सिकंदर लोदी बता दिया गया। अब बात हो रही है इब्राहिम लोदी की। इसके विषय में थोड़ी बात करते हैं हम लोग। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, 1517 से लेकर 1526। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526। इसका कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 रहा। अगर आप टाइम पीरियड देखें तो 17 से 26 कितने साल होते हैं? 10 साल भी नहीं, 9 साल। 9 साल ये गद्दी पे बैठता है। अपने पिता सिकंदर लोदी, या ये कह लिए अपने बाबा बहलोल लोदी की तरीके, इसके अंदर कोई खास गुण नहीं था। जैसे बहलोल लोदी था वो सबको बराबर मानता था, उसके अंदर तो ये कंडीशन नहीं, अपने सरदारों के सामने बैठता नहीं था। वो बोलता था किंगशिप इज ब्रदरहुड, ब्रदरहुड इज किंगशिप।
सिकंदर लोदी आया, उसने ऐसा डोमिनेट किया, ऐसा गुप्तचर विभाग अपना बढ़िया मजबूत कराया कि किसी सरदार की हिम्मत नहीं थी इसके खिलाफ बोल जाए। उसके तो ऐसा भी कहा गया कि साहब अगर वो अपना कोई नौकर पालकी बिठाल दे तो लोग उसको भी वैसे सम्मान करेंगे, मतलब ये कंडीशन थी। लेकिन सिकंदर लोदी अपने बाबा, अपने पिता, उन दोनों में गुणों में कहीं नहीं आया। सिकंदर लोदी, पहली बात तो ये आप कह लीजिए वो कोई महान शासक नहीं माना गया, नहीं माना गया, कोई महान शासक नहीं माना गया। और इसको कहा गया कि ये क्रूल था, क्रूअल था, क्रूअल था, जिसको निर्दयी बोलते हैं, काइंडनेस, निर्दयी था, हठी था और अपशब्द बोलने वाला था। हठी था, हठी का मतलब जिद्दी टाइप में था। अब हुआ क्या है कि इब्राहिम लोदी के समय में इनका जो भाई था, इनका जो भाई था कौन, जलाल खां। भाई देखिए बंटवारा हो गया था, एक पार्ट मिल गया जो दिल्ली के आसपास का था, वो मिल गया आपका इब्राहिम को, इब्राहिम को, और एक मिल गया किसको, जलाल खान को, जलाल खान को। जलाल खान को जो मिला था वो मिला था जौनपुर। क्या भैया, जौनपुर। अब यहां पे समझिएगा, इनको जौनपुर मिला था। जौनपुर को आप जानते हैं यूपी में है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जौनपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, या क्या कहते हैं पूरब का, पूरब का लिखें, इसको बोलते हैं भैया क्या, पूर्व का सिराज, पूर्व का क्या बोलते हैं, सिराज। असल में सिराज एक जगह है जो शिक्षा का बड़ा केंद्र थी, तो जौनपुर उस समय शिक्षा का केंद्र था, तो उसको बोल दिया गया पूर्व का सिराज। जैसे अपने यहां नहीं होता कि साहब ये भारत का स्कॉटलैंड है, ये भारत का स्विट्जरलैंड है, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसी तरह से था। तो भैया इब्राहिम ने सबसे पहले क्या किया, अपने भाई को ही कि जो गद्दी थी इस पे कब्जा कर दिया। यानी इसने क्या किया, जौनपुर को, जौनपुर पर क्या कर लिया, कब्जा किया, कब्जा किया। और जलाल खान जो थे ये भाग खड़े हुए, भाग खड़े हुए, ग्वालियर भी गए, मालवा भी गए, बाद में गोंड प्रदेश में गए, तो अलग अलग जगह जाते हैं ये। उसके बाद सिकंदर अपना विजय अभियान शुरू करता है 1517 से, 1517 से, 1517 से शुरू करता है। और ये क्या करता है, सबसे पहले ग्वालियर पे आक्रमण करता है, ग्वालियर पर, ग्वालियर पे आक्रमण करता है, ग्वालियर पे। और उस समय ग्वालियर पर जो राजा थे वो विक्रमजीत थे, विक्रमजीत। और ये विक्रमजीत कौन है, ये राजा मान सिंह के बेटे हैं, मान सिंह का पुत्र, ये मान सिंह का पुत्र है। अब देखिए ग्वालियर विजय इसलिए भैया ग्वालियर बगल में था, ग्वालियर विजय करनी थी। और एक चीज और समझ लीजिए, जब जलाल खां भागा तो गया कहां, सबसे पहले यही गया था ग्वालियर। तो एक इसको ये भी चिढ़ती, तूने मेरे दुश्मन को शरण क्यों दी। और युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विक्रमजीत की हार होती है, विक्रमजीत की हार होती है। यानी आप ये सोच लें कि जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम, उसकी जीत होती है। इब्राहिम या इब्राहिम जो ले लो, उसकी क्या होती भैया, जीत होती है। अब इब्राहिम लोदी यहां से जीत गए। हालांकि ऐसा नहीं कि इन्होंने इसका मर्डर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये विक्रमजीत इनके दोस्त बन गए। और याद रखिएगा यही विक्रमजीत हैं, यही विक्रमजीत हैं जो पानीपत की लड़ाई में, पानीपत के युद्ध में लोदी के साथ में थे। या ये कह लो, या ये कह लो जब लोदी की मृत्यु हुई उस युद्ध में तो ये भी उसके साथ थे, तो आप ये भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये 1517 की बात है। 1518 में क्या होता है, अब ये अपनी जीत से बहुत उत्साहित हो गए, तो 1518 में खतौली का युद्ध या घतौली का युद्ध होता है, थोड़ा नीचे लिख दिया जाए,
तो 1518 में घटौली शब्द आता है, कहीं कहीं इसे घटौली भी बोलते हैं। तो घटौली का युद्ध होता है, अब ये युद्ध क्या था भैया समझिएगा। ये जो युद्ध था, ये इस युद्ध में एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, यानी किसके किसके बीच हुआ, और हुआ भैया राणा सांगा के बीच। और युद्ध का कारण क्या था? कारण सिंपल था